डन। चलो लास्ट जो पार्ट था उसमें हमने देखा था, यहाँ तक हमने देख लिया था लैंग्वेज पॉलिसीज वगैरह। यहाँ पे ये जितनी भी लिस्ट थी, ठीक है, 4 लिस्ट के बारे में हमने देखा था, जो कि थी क्या क्या, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और रेसिड्यूरी लिस्ट। रेसिड्यूरी में मैंने बताया था तुमको कि ये ऐसी लिस्ट है, जब उस समय पर क्या था, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना था तो कई ऐसे प्रोविजंस थे जो उस समय पर क्या थे, पता ही नहीं थे, बट अपकमिंग वो प्रोविजंस आए, ठीक है। तो इस पे कानून बनाने का अधिकार किसको दे दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, ठीक है, फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कैसे किया जाता है। तो पहला है एक लिंग्विस्टिक स्टेट, ठीक है, लिंग्विस्टिक स्टेट, इट्स अ फर्स्ट पॉइंट। तो इसका मतलब क्या होता है, लिंग्विस्टिक स्टेट का मतलब होता है कि द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड अ मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने तुमको कई बार बताया है, लिंग्विस्टिक मतलब होता है लैंग्वेज बेस्ड। यस मैम। आपका वो फ्रेंड का क्या नाम था, चलो बैठिक मारना पड़ेगा, तो पूरे ही दिख रहे हैं, देख ला चलो दिख रहा है तो और पीछे आएगा। चलो मैम मेरे को थैंक यू बोलेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। वीडियो फिर एडिट मारना पड़ेगा, चलो सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। लिंग्विस्टिक स्टेट, लिंग्विस्टिक स्टेट मतलब होता है लैंग्वेज के बेस पे कोई स्टेट बनाना। क्या ये बताओ तुम लोग, कोई ऐसा स्टेट है जो कि रिलीजन की बेस पे बनाया गया हो, कि भाई इस एरिया में मुस्लिम ज़्यादा है तो इस वजह से इसको एक अलग स्टेट बना दिया जाए, ऐसा कहीं हुआ है? स्टेट का जो क्रिएशन हुआ है, कितने स्टेट्स है पहले तो ये बताओ? 28 स्टेट्स, ठीक है, कितने हैं? 28 स्टेट्स आर देयर। तो इन 28 स्टेट्स में जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट है, पहला बना था आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट व्हिच वाज मेड ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक्स, ठीक है, लैंग्वेज के बेसिस पे बना था। तो यही बताया जा रहा है, आफ्टर द इंडिपेंडेंस 1947 द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स वर चेंज्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट द न्यू स्टेट। अब देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी पावर होती है, वो क्या कर सकता है कि कोई भी जैसे एग्जिस्टिंग स्टेट है, जैसे पूरा इंडिया है 28 स्टेट्स है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट के पास पावर है कि पार्लियामेंट क्या कर सकता है, उन स्टेट्स को जो बाउंड्रीज है उसको कम ज़्यादा या उसका नाम चेंज कर सकता है, या उस स्टेट को ही खत्म कर सकता है। जैसे कि अभी आपने देखा था जम्मू एंड कश्मीर का मामला देखा था, उसमें क्या हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर को क्या था, स्पेशल स्टेटस मिला था, ठीक है, स्पेशल स्टेटस मिला था, और उसको क्या था, वहाँ पे जो था उस एक पर्टिकुलर वो स्टेट था, वहाँ सीएम था, ठीक है। फिर सरकार ने क्या किया, उसको स्टेट से क्या बना दिया, यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी इसलिए बनाया गया ताकि डायरेक्टली कंट्रोल कर सके कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट क्या हो सके, तो ये पावर होता है। दिस वाज डन टू इंश्योर दैट द पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट। ये चीज जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाया गया, ये इसलिए बनाया गया ताकि सेम जगह पे रहने वाले लोग, ठीक है, सेम तरह की लैंग्वेज बोले, सेम स्टेट के लोग सेम लैंग्वेज बोले। आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ रही है बात? लिखा है कि फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। तो जब आप लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्या बनाते हो, स्टेट्स बना देते हो, तो क्या होता है उससे ये होता है कि वहाँ के लोगों को, उसी लैंग्वेज के बोलने वाले लोगों को एक पर्टिकुलर स्टेट मिल जाता है, जो कि जिससे वो क्या होता है, उनकी डाइवर्सिटी प्रमोट होती है, ठीक है। उनको भी लगता है कि हाँ सरकार हमारे बारे में सोच रही है, हमको एक पर्टिकुलर स्टेट दे दिया है, हमारी भाषाओं को तवज्जो मिल रहा है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी भाषा को भी क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है, वैल्यू दे रही है, ठीक। फिर क्या है, लैंग्वेज पॉलिसी, ठीक है, दैट कम्स टू लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी क्या है, हमने देखा लैंग्वेज पॉलिसी में कि इंडिया में टोटल कितनी लैंग्वेजेस हैं, 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस आर देयर, ठीक है, 22 हिंदी के साथ साथ 20 अदर जो है वो क्या है, शेड्यूल लैंग्वेजेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो लैंग्वेज पॉलिसी के थ्रू भी हमारी जो फेडरलिज्म है वो प्रैक्टिस किया जाता है। ये कैसे हुआ, देखो हमने किसी भी एक भाषा को ऐसा नहीं किया कि हिंदी को हम क्या कर देते हैं
पूरे इंडिया पे एक तरह से थोप दे कि इसको ही आपको बोलना पड़ेगा, इसी में काम होगा। हमने हिंदी तो लिया ही है, इसके साथ साथ 21 और भी लैंग्वेज ली है जिसको हम क्या बोलते हैं, शेड्यूल्ड लैंग्वेज, ठीक है, इनको ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है। अ कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन फॉर अ सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन में ऑप्ट, ठीक है, टू टेक एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस। बोल रहा है कि अगर आपको सेंट्रल लेवल का एग्जाम देना है तो उसमें आपको ये लैंग्वेज जो 22 लैंग्वेज है इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो, ठीक है, टू टेक द एग्जामिनेशन, ठीक है। स्टेट हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, हर एक स्टेट की क्या होती है, खुद की एक ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। जैसे तमिलनाडु की कौन सी है, इसी तरह, ठीक है, इन विच द गवर्नमेंट वर्क्स in the place respective state, ठीक है। English act as a medium of communication between center and state और inter-state governmental work। English का काम है एक तरह से मीडिएटर का काम। जैसे मान लो कोई तमिलनाडु की सरकार है, उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, तमिल है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कोऑर्डिनेट करना है, तो हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लोगों को ना पता हो तमिल, तो फिर वो क्या करेंगे, इंग्लिश में कोऑर्डिनेट करेंगे, अपनी बातों को एक दूसरे से रखेंगे। ये भी है फेडरलिज्म। अब है सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करेगी, कैसे काम करेगी। ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों के बीच क्या हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए कि भाई हमको ही करना है, मोदी जी बोल रहे हैं मित्रों हमको ही करना है, ठीक है। इधर से अगर मान लो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की सरकार वो बोले नहीं हमको कानून बनाना है, तो डिस्प्यूट ना हो जाए, ठीक है। लिखा है कि फॉर अ लॉन्ग टाइम the same political party ruled in the center and many of the state this did not allow the state government to exercise their rights as autonomous federal unit। अब देखो बोल रहा है, देखो दो तीन तरीके हैं। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट में लेट्स सपोज एक्स पार्टी है, सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन सी पार्टी, एक्स है, और स्टेट गवर्नमेंट में भी कौन सी पार्टी है, एक्स पार्टी है, ठीक है। अब मान लो उस एक्स पार्टी का एक कोई पर्टिकुलर क्या है, एजेंडा है कि हमको यही चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी है, ठीक है। उस पार्टी का एजेंडा है कि हमको कोई यही चीज करनी है, ये ठीक है, और पर्टिकुलर चीज करनी है, पर्टिकुलर चीजें नहीं करनी, वो उनका एजेंडा है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का ये एजेंडा है, वो पार्टी का एजेंडा है, बट स्टेट गवर्नमेंट में भी वो चीज क्या होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट हो, बट सेंटर उस पार्टी का एजेंडा ही है कि वो चीज हमको करना ही नहीं है, तो फिर ऑटोनॉमस हो पाएगा क्या सेंटर, नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको सेंटर जो सेंटर में उसकी पार्टी है उसको उस स्टेट पार्टी जो है उसको उसकी बात माननी पड़ेगी। यहाँ पे ऑटोनॉमस हुआ, फ्री हुआ स्टेट गवर्नमेंट, नहीं हुआ ना। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, फिर से समझो। बोल रहा है कि मान लो एक पार्टी है, ठीक है, एक पार्टी है, मान लो जीरो पार्टी, ठीक है, जीरो पार्टी की सरकार है सेंटर में भी, और जीरो पार्टी की सरकार है किस पे, स्टेट से। तो जीरो पार्टी ने डिसाइड किया कि हम किसी को शक्कर नहीं खाने देंगे, शुगर वाले प्रोडक्ट हम किसी को खाने ही नहीं देंगे, बट हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट वालों को उस स्टेट में इम्पोर्टेंट हो शुगर, शक्कर के प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट हो, तो चलेगा किसका, क्या ये स्टेट गवर्नमेंट को ऑटोनॉमस मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, क्योंकि सेंटर। लेकिन अगर अलग अलग पार्टी है, अगर स्टेट और सेंटर की रिलेशनशिप या पावर्स डिवाइडेड है, तो फिर इस तरह हो जाएगा कि स्टेट को ऑटोनॉमस मिल जाएगा, पावर दे दिया गया, तो वो अपने हिसाब से जो करना चाहे करे और सेंटर अपने हिसाब से करे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, समझ में आ रही है बात। चलो फिर है, if the party ruling in the state and the center was different, then the central government often misused the constitution to dismiss the state government that was controlled by their rival party। ऐसा भी हो सकता है सेंटर और स्टेट, अगर सेंटर को पावर डिवाइड नहीं करो तो सेंटर और स्टेट के बीच, और स्टेट गवर्नमेंट कोई पावर न दो, तो मान लो जीरो पार्टी रूल कर रही है सेंटर पे, ठीक है, और वाई पार्टी मान लो रूल कर रही है यहाँ पे स्टेट पे, अपोजिशन है तब दोनों अलग अलग पार्टीज हैं, तो हो सकता है सेंटर पार्टी डोमिनेट करके क्या करे, इस जो स्टेट वाली पार्टी है इसको क्या करे, हटा दे किसी भी तरीके से, वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दे, वहाँ की सरकार को हटा दे, हो सकता है। लेकिन अगर डिवीजन ऑफ पावर जो है प्रॉपरली मेंशन हो तो क्या हो पाएगा इस तरह, नहीं हो पाएगा। अभी मान लो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी और की सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट में किसी और की सरकार है, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट सीधे वो स्टेट की गवर्नमेंट को हटा देगा, नहीं हटा सकता, क्यों, क्योंकि पावर है उसके पास, किसके पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक है। ऑल दिस चेंज
significantly after 1990. ठीक है, the time saw the rise of regional political parties. This was the beginning of the era of the coalition government. At the center, no single party had to enter in the alliance to form the government at the center. इसका मतलब होता है कि ये उस टाइम की बात है जब रीजनल पार्टीज बनती है। जैसे आरजेडी आपने सुना होगा, कहाँ की पार्टी है? बिहार की। जेडीयू कहाँ की पार्टी है? बिहार की। तृणमूल कांग्रेस कहाँ की पार्टी है? बंगाल की है। ठीक है, टीएमसी ममता बनर्जी वाली। ठीक है, और भी ऐसी कई पार्टी है जो उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए है, दूसरे स्टेट में उनका ज़्यादा रिलेवेंस नहीं है। समझ में आएगा? जैसे समाजवादी पार्टी, मेजोरिटी ऑफ द उनका रिलेवेंस कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। बीएसपी का कहाँ पे है? बहुजन समाजवादी पार्टी यूपी में ही है। ठीक है, आम आदमी पार्टी का रिलेवेंस हो सकता है दिल्ली और पंजाब। ये रीजनल पार्टीज हैं। ठीक है, आप तो खैर आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी के लेवल की हो गई है। ठीक है, वो भी टक्कर दे रही है। सो दैट इज देयर। ठीक है, दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ द पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। दिस न्यू ट्रेंड मेड डिफिकल्ट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट इन आर्बिट्ररी मैनर। इसका मतलब ये हुआ कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, एक बार अच्छे से समझो, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की डिस्प्यूट्स होंगे, या मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट दबाने की कोशिश करे स्टेट गवर्नमेंट को, या उसके पावर खत्म करने की बात करे, या स्टेट गवर्नमेंट को ही डिसमिस करने की बात कर दे, तो उस केस में ऐसा होने से ये जो पावर का डिवीजन है उससे स्टेट गवर्नमेंट को बचाया जाता है। क्या बात समझ में आई कि क्या मैं बोल रहा हूँ? इसका मतलब ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको प्रोटेक्शन दी गई है, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट, आर्बिट्री मतलब होता है मनमाना, यहाँ पे लिखा है ना आर्बिट्री मैनर, इसका मतलब होता है मनमाना, फोर्सफुली। अगर अपोजिशन की पार्टी है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को ही हटा दो कि भाई हमारी पार्टी स्टेट गवर्नमेंट पे नहीं आई, तो हम क्या करेंगे, उस स्टेट की जो दूसरी पार्टी उसको क्या करेंगे, उसी सरकार को ही डिसमिस कर देंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब हुआ? डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है, सेंट्रलाइजेशन मतलब सारे पावर को एक जगह पे क्या करो, कंसंट्रेट करो, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब एक ही जगह पावर न रहे, उसको पावर को क्या कर दो, डिवाइड कर दो या डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्या बात समझ में आ रही है? अभी अच्छे से समझ में आ रही है? देखो लिखा हुआ है कि व्हेन द पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से पावर लेके और उसको क्या किया जाए, स्टेट गवर्नमेंट एंड इज गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पावर लिया, कुछ पावर हमने दे दिया स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट से कुछ पावर लिया, उसको दे दिया हमने लोकल गवर्नमेंट को। तो ये क्या हो रहा है, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही सारे लॉ बना रही है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है और लोकल गवर्नमेंट के पास भी। तो ये क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है, फिर अगली बात आ जाती है, द लोकल गवर्नमेंट इंक्लूड्स पंचायत इन द विलेजेस, म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1992 के पहले क्या था, इस तरह का लोकल गवर्नमेंट नहीं थी, बट अब क्या हो गई है, लोकल गवर्नमेंट भी आ गई है। ठीक है, चलो फिर है अमेंडमेंट ऑफ 1992। क्या होता है 1992 में? पहले मैंने बोला ना तुमको, लोकल गवर्नमेंट अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली नहीं थी। कौन सी गवर्नमेंट थी पहले? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। फिर देखते हैं क्या होता है। तो बोला जाता है कि अमेंडमेंट ऑफ 1992, इसमें होता क्या है, एक ये क्वेश्चन आया भी है 2018 में कि 1992 का अमेंडमेंट क्या है। तो उसमें है कि इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। इसका मतलब ये होता है कि हर एक 5 साल में, कितने साल में, 5 ईयर्स। ठीक है, 5 ईयर्स में मैंडेटरी है कि आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्शन कंडक्ट कराने पड़ेंगे लोकल बॉडी से। इसमें सीट्स भी रिजर्व की जाती हैं एससी, एसटी और ओबीसी के लिए। ठीक है, जैसे मान लो अगर 100 सीट्स हैं, 100 सीट्स हैं, तो बोल दिया गया कि 10 सीट्स जो है एससी के लिए, ठीक है, 5 सीट एसटी के लिए और 20 सीट किसके लिए, ओबीसी के लिए हो गई। तो ये सारा इतनी सीट्स में सिर्फ किसी भी कैंडिडेट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें जनरल कैंडिडेट या दूसरे कैटेगरी के कैंडिडेट को मौका नहीं मिलेगा। जैसे मान लो इंदौर है, इंदौर को अगर कर दिया जाए कि ये एससी सीट से ही
मतलब ये जो है एससी सीट के लिए रिजर्व है। इसका मतलब इंदौर में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी होंगी वो कौन सा कैंडिडेट उतारेंगी? एससी ही उतारेगी। जैसे कांग्रेस है वो भी एससी उतारेगी, ठीक है, बीजेपी भी एससी ही उतारेगी। मतलब एससी सीट रिजर्व है तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी के जो कैंडिडेट होंगे वो किस पार्टी के होंगे? एससी पार्टी के होंगे। बोला जा रहा है 1/3 ऑफ ऑल द पोजीशंस आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन, ठीक है। मान लो अगर 300 सीट है तो इसका 1/3 मतलब लगभग 100, ठीक है। तो ये सीट्स लगभग किसके लिए रिजर्व रहेंगी? वुमेन्स के लिए रिजर्व रहेंगी, ठीक है, ये वुमेन्स के लिए रिजर्व रहेगी। चलो सोचो, मतलब इसमें रिजर्वेशन मिला है वो 100 सीट में ही वुमेन्स ही पार्टिसिपेट कर सकती है, मतलब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये जो लोकल बॉडीज हैं, ठीक है, पंचायत स्पेशली चुनाव होते हैं, ठीक है। चलो इसको बाद में डिस्कस करें, पहले ये देख लेते हैं। एक बॉडी है, इसको बोलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दो देखो, एक बार बात सुनना अच्छे से, ठीक है, एक सेकंड। बॉडी है जिसको बोलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इट इज व्हाट? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका काम है, अब देखो सरकार है, मान लो नरेंद्र मोदी है, ठीक है, या किसी की पर्टिकुलर सरकार है, तो वो सरकार अगर चुनाव करवाएगी, सरकार ही चुनाव करवाएगी, तो ऑब्वियसली अपने लिए क्या कर सकती है? फेवर मांग सकती है, फेवर कर सकती है, वोट मैनिपुलेट कर सकती है, कोई भी गवर्नमेंट। तो इस वजह से हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है इलेक्शन करवाना। क्या काम है? इलेक्शन कंडक्ट करवाना। इसको थोड़ा आप नोट कर लेना, ठीक है। अब 3 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 बाकी के होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। बाकी के 2 कौन होते हैं? इलेक्शन कमिश्नर। और एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। 1, 2 और 3, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका काम क्या है? कंडक्ट कराना इलेक्शन। किसके किसके? पहली बात एमपी के, दैट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और दूसरा काम है इनका इलेक्शन कराना एमएलए के। तो हम कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन कराने का काम किसका है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब एक आती है इसके अलग, ठीक है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गई। और दूसरी आती है स्टेट इलेक्शन कमीशन। क्या आती है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब तुमको तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर आपने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन जो है वो कौन करवाता है? वो करवाती है तुम्हारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो सर ये स्टेट इलेक्शन कमीशन क्यों बनाया गया या इसका काम क्या है? तो इसका काम है कि जो मैंने तुमको बताया था लोकल गवर्नमेंट्स, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट्स जिनमें से म्युनिसिपैलिटी और दूसरा है पंचायत, मतलब अर्बन लोकल बॉडी, उसको लोकल गवर्नमेंट या लोकल बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है, लोकल बॉडी। तो इसका इलेक्शन कंडक्ट कौन करवाएगा? इसका इलेक्शन कंडक्ट कराने का काम दिया गया है स्टेट इलेक्शन कमीशन। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये भी इंडिपेंडेंट इसके अंदर काम है। ये एक तरह से कोऑर्डिनेशन में रहता है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन के अंडर में रहता है। स्टेट है वैसे इंडिपेंडेंट, बट इसके एक तरह से डायरेक्शन पे काम करता है, ठीक है, अंडर में ही रहता है, लेकिन एक तरह से इंडिपेंडेंट भी है अगर देखा जाए तो। उसका काम है स्टेट के अंदर इलेक्शन कंडक्ट कराना, ठीक है। और स्टेट के अंदर कौन सी बॉडी का? लोकल बॉडी, दैट इज म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत। समझ में आई बात? सबको आ गई बात समझ में? है कोई जिसको ना समझ में आया हो? चलो वापस आ जाते हैं। ये वाला जो पॉइंट है, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन इज क्रिएटेड कॉल्ड इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन इन ईच स्टेट टू कंडक्ट द पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन। तो क्या ये बात समझ में आई इस लाइन की बात? ठीक है, इस लाइन की बात वही है जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है।
The state government has to share some of its power and revenue with the local government. This sharing varies from state to state. बोला जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट जैसे मध्य प्रदेश की सरकार है तो इसके पास क्या आएगा, बहुत सारे टैक्सेस आएंगे, तो उन टैक्सेस में कुछ पैसा किसको देना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को, ये जो लोकल बॉडीज है म्यूनिसिपैलिटीज को देना पड़ेगा और पंचायत को देना पड़ेगा। समझ में आया, ये कंपलसरी है। फिर आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ द रूरल लोकल गवर्नमेंट। ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है कि ईच विलेजेस हैज ग्राम पंचायत, ठीक है, और फिर क्या होता है कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स, ठीक है, इनको बोलते हैं पंच। क्या बोलते हैं, पंच। एंड अ प्रेसिडेंट जिसको हम बोलते हैं सरपंच, इसको क्या बोलते हैं, दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एडल्ट पॉपुलेशन, मतलब 18 ईयर्स के ऊपर एडल्ट फ्रेंचाइज दैट वार्ड और विलेज, उस वार्ड के लोगों को वहां का पंच चुनेगा, वार्ड के लोग किसको चुनेंगे, पंच को, और पूरे गांव के लोग किसको चुनेंगे, सरपंच को। और इट वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा, और ये जो ग्राम पंचायत है वो किसके अंडर में काम करेगी, ग्राम सभा के अंदर में काम करेगी, ठीक है। चलो, फ्यू ग्राम पंचायत फॉर्म पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल, ठीक है। क्या होता है, एक ब्लॉक बनाया जाता है, बहुत सारी जो ग्राम पंचायत है उनको मिला के क्या बनाया जाएगा, पंचायत समिति, इसको ब्लॉक भी बोलते हैं, इसको मंडल भी बोलते हैं, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर्स, ऑल द पंचायत मेंबर्स जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इलेक्टेड है, उनके द्वारा इनको क्या किया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा। समझ लो, डायरेक्ट जनता नहीं करेगी, पंचायत मेंबर्स के द्वारा सिलेक्ट किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑल पंचायत समितिज और मंडल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट टुगेदर फॉर्म जिला परिषद, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, जिला परिषद। मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एमएलएज ऑफ ऑल द डिस्ट्रिक्ट एंड सेम ऑफिशियल ऑफ द अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर आल्सो इट्स मेंबर्स। तो जिला परिषद के ये सब लोग क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये है अर्बन लेवल, अभी हमने ये देखा ये किस लेवल पे है, रूरल लेवल पे। अब हम किस पे देख रहे हैं, अर्बन लेवल पे। अर्बन लेवल पे क्या क्या है, नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिका। नगर निगम, नगर पालिका और नगर निगम, नगर पालिका और लास्ट में आता है नगर पंचायत, ठीक है। नगर पंचायत सबसे लास्ट वाला है। नहीं समझ में आ रहा है तो रुको, एक चीज खत्म हो गया चैप्टर, इसको अच्छे से एक बार समझ लो, रुको इसको मैं तुमको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है, इसको मैं तुमको अच्छे से समझाता हूँ। अब मेरी बात अच्छे से समझना, ठीक है। एक बार 5 मिनट के लिए अच्छे से कंसंट्रेट होकर इसको सुनो, ठीक है। एक होता है लोकल बॉडीज, क्या होती है, लोकल बॉडीज। इनिशियली इट वाज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट इन 1992 वी एडेड दिस लोकल बॉडीज, ठीक है। इनको हमने क्या किया, ऐड किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अभी लोकल बॉडीज दो तरीके की होती है, दो लेवल पे होती है। एक होती है अर्बन लेवल पे, ठीक है, और दूसरी होती है रूरल लेवल पे, ठीक है, ठीक है, अर्बन और रूरल लेवल पे, ठीक है। दो लेवल पे क्या हो गई, ये लोकल बॉडीज होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं अर्बन लेवल पे, ठीक है, इस पे देखेंगे अर्बन लेवल पे। तो अर्बन लेवल पे जो हाईएस्ट जो तुम्हारी लोकल बॉडीज होती है या लोकल बॉडी होती है उसको हम बोलते हैं नगर निगम। क्या बोलते हैं, नगर निगम। नगर क्यों, क्योंकि अर्बन, नगर मतलब क्या होता है, अर्बन एरिया, उसको नगर बोलते हैं, तो नगर निगम। दूसरा हो गया नगर पालिका, ठीक है, दूसरा क्या हो गया, नगर पालिका। और लास्ट में आता है नगर पंचायत। क्या बात समझ में आ गई, ये अर्बन लेवल की है, ठीक है। अब हम आते हैं रूरल लेवल पे। रूरल लेवल पे आता है, फर्स्ट है तुम्हारी जिसको हम बोलते हैं, छोटे से स्टार्ट करते हैं, सबसे नीचे की बॉडी जो होती है उसको बोलते हैं ग्राम पंचायत। क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत, ठीक है।
दूसरी हो गई जिसको हम बोलते हैं जनपद पंचायत। ये जो बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ विलेजेस बना के क्या बनता है, जनपद पंचायत। जनपद पंचायत। और लास्ट में होता है बहुत सारे जनपद पंचायत मिला के क्या बनाते हैं, जिला पंचायत। अब आ गई होगी बात समझ में, आया बात समझ में। अलग अलग लेवल्स हैं, ये हाईएस्ट लेवल है, ठीक है, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। ये डिवाइड कैसे होता है, ये टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन होता है, ठीक है, पॉपुलेशन होता है कि इतनी पॉपुलेशन होगी तो नगर निगम कहलाएगा, इतनी पॉपुलेशन होगी तो नगर पालिका होगा, इतनी पॉपुलेशन होगी तो नगर पंचायत होगा, ठीक है। अब ऐसे ही ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत का भी केस है। क्या समझ में आई बात कि बहुत सारे ग्राम पंचायत मिला के जनपद पंचायत बनाएंगे, बहुत सारी जनपद पंचायत मिला के क्या बनाएंगे, जिला पंचायत बनाएंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्या आपको ये चैप्टर फेडरलिज्म समझ में आया है, अच्छे से समझ में आया है। फेडरलिज्म मतलब वही हुआ कि डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ताकि क्या हो, सबके बीच प्रॉपर पावर मिल सके, देश का डिसेंट्रलाइजेशन हो सके और हर एक व्यक्ति को पावर को एक्सरसाइज करने का मौका मिले, हर एक लेवल पे विकास हो सके, डेवलपमेंट हो सके। समझ में आ रहा है। चलो, सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर।